गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए हम आपको क्लास 7 की हिंदी पढ़ा रहे हैं। पाठ 19 मैं कवि कैसे बना। पाठ का क्या नाम है? मैं कवि कैसे बना। लेखक परिचय। सबसे पहले उसका परिचय लिखाएंगे, लेखक परिचय। फिर इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे पाठ। लेखक परिचय। तो लेखक का क्या नाम है? गोपाल प्रसाद व्यास। गोपाल प्रसाद व्यास। गोपाल प्रसाद व्यास। लेखक का नाम है गोपाल प्रसाद व्यास। अब देखिए अगली है जन्म एवं जन्म स्थान। जन्म एवं जन्म स्थान। जन्म स्थान क्या है? जन्म एवं जन्म स्थान। तो देखिए व्यास जी का जन्म, व्यास जी का जन्म, व्यास जी का जन्म 13 फरवरी 13 फरवरी सन 1915 ईस्वी में मथुरा जनपद के मोहम्मदपुर गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम, इनके पिताजी का नाम, इनके पिताजी का नाम पंडित ब्रजकिशोर, शास्त्री और माता का नाम चमेली देवी था। चमेली देवी था। गोपाल चंद्र व्यास जी के पिताजी का जन्म 13 फरवरी सन 1915 ईस्वी में मथुरा जनपद के मोहम्मदपुर गांव में
बाद में इन्होंने बाद में इन्होंने विशारद दिवाकर परीक्षण उत्प्रिय की इनकी स्कूली शिक्षा केवल 7वीं कक्षा तक हुई। बाद में इन्होंने विशारद दिवाकर और साहित्य की परीक्षा उत्प्रिय की। अब इनकी साहित्यिक परिचय गोपाल जी जाने माने पत्रकार जाने माने पत्रकार लब्ध प्रतिष्ठित व्यंग्यात्मक व्यंग्यकार हास्य रस के सुप्रसिद्ध कवि और लेखक थे। कवि और लेखक थे। देखिए साहित्यिक परिचय। गोपाल जी जाने माने पत्रकार, लब्ध प्रतिष्ठित व्यंग्यकार, शिष्ट हास्यरस के सुप्रसिद्ध कवि और लेखक थे। देखिए इनके साहित्यिक परिचय हुए। अब है इनका इनकी मृत्यु। क्या इनकी मृत्यु? इनकी मृत्यु 28 मई सन 2005 ईस्वी को इनकी मृत्यु 28 मई सन 2005 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी। देखिए आपका जीवन परिचय पूरा हो गया। अब हम आपको पाठ पढ़ाएंगे। देखिए मैं कवि कैसे बना। अब हम आपको यह लेसन पढ़ा रहे हैं। देखिए ये आपका लेसन 19 मैं कवि कैसे बना। तो देखिए इस कविता में इस कविता में नहीं, इस पाठ में गोपाल चंद व्यास जी ने अपने बचपन में कवि बनने की लालसा का बचपन में जब उनको
कवि बनने का कवि बनने के लिए कितने उत्साहित थे, उसी के बारे में इन्होंने लिखा है। प्रस्तुतिकरण बड़े रोचक ढंग से किया है। लेखक ने अपनी गलती को अपनी कक्षा अध्यापक के सामने स्वीकार कर उसका निराकरण पूछा। अध्यापक ने उसे तुकान शब्दों के माध्यम से कविता बनाने का पहला गुण सिखा दिया। मतलब ये कवि ने कहा है। अब देखिए ये पाठ पढ़ा रहे हैं आपको। कोई सन 1924 के आसपास की बात है। कोई सन 1924 के आसपास की बात है, मतलब लगभग 1924 की सन 1924 की यह बात है। मैं मथुरा में अग्रवाल विद्यालय में शायद तीसरे दर्जे में पढ़ रहा था। दर्जे में क्या होता? कक्षा। मैं अर्थात वो कह रहे हैं, लेखक कह रहे हैं कि मैं मथुरा के अग्रवाल विद्यालय में कक्षा 3 में पढ़ा करता था। वह भारत का जागरण काल था। वह भारत का क्या था? जागरण काल था। समाज सुधारक और राष्ट्रीयता दोनों ही अपने पूर्ण यौवन पर थे। मतलब उस टाइम पे समाज सुधार के लिए काफ़ी कुछ क्रियाएं होती थी और राष्ट्रीयता दोनों ही अपने अपने पूर्ण यौवन में थे, मतलब अपने अपने समय पर थे। शिक्षा संस्थानों पर भी इनकी गहरी छाप थी। शिक्षा संस्थानों पर भी इनकी गहरी छाप थी। हमारे विद्यालय में भी लगभग प्रति सप्ताह कोई न कोई उत्सव आयोजित होता रहता था। मतलब जो उनका विद्यालय है, वो जिस विद्यालय में पढ़ते थे अग्रवाल विद्यालय में, उसमें लगभग कोई न कोई हर सप्ताह में क्या होता था? उत्सव आयोजन होता रहता था। मुझे भी इस अवसर पर उजले कपड़े पहनकर आगे बैठने में बड़ा आनंद आता था। मतलब कोई भी अच्छा फंक्शन होता था तो विद्यार्थियों को लगता है कि हम सबसे आगे बैठे। इस प्रकार कवि को भी ऐसा ही लगता था कि वह नए कपड़े पहनकर सबसे आगे बैठे और इस सभा का या इस उत्सव का सबसे पहले आनंद लें। छोटे छोटे बच्चों को ऐसा लगता है हमेशा कि कोई भी स्कूल में जो फंक्शन होते हैं उसमें सबसे आगे बैठकर हम उस फंक्शन देखने की इच्छा होती है। उसी तरह कवि की थी। संगीत तो मेरे परिवार के रंग रंग में था। मतलब कवि जी कह रहे हैं कि संगीत से उन्हें बहुत प्रेम था। उनके परिवार में भी सबको बहुत पसंद था। मेरे नाना जी अपने दिनों में ब्रज की रास लीलाओं के एक छत्र स्वामी थे। मतलब कवि जी कह रहे हैं कि जो उसके नाना जी थे, कवि के नाना जी थे नंदन गिरवर। क्या नाम है उनके नाना जी का? नाम नंदन गिरवर। जो मतलब जब अपने दिनों के, मतलब वो जवान थे जब उनको ब्रज की रासलीला अर्थात कृष्ण भगवान की जो ब्रज में रासलीलाएँ हुई उनके बारे में उनको बहुत ज़्यादा लगाव था उनसे। एक छत्र स्वामी थे, मतलब उनके एक स्वामी थे, मतलब उनको ज़्यादा इस चीज़ से लगाव था उनकी लीलाओं का पढ़ने का और देखने का। मेरे पिताजी पंडित बृजकिशोर शास्त्री को भी स्वर ताल का अच्छा ज्ञान था। मतलब जो लेखक के कवि थे पंडित बृजकिशोर शास्त्री, उनको भी मतलब संगीत से बहुत ज़्यादा प्रेम था। स्वर ताल में अच्छा ज्ञान था, मतलब स्वर से स्वर और ताल से ताल मिलाने में ज़्यादा ज्ञान था। तो मेरी जीजी मतलब माँ, कभी अपनी माँ को क्या कहते थे? जीजी। जैसे किसी के घर में अपने पापा को कोई चाचा कहते रहते तो बच्चे भी पापा को चाचा बोलने लगते हैं। इसी प्रकार कभी भी अपनी माँ को जीजी बोलते थे। जीजी ने बिना तो हमारे गली मोहल्ले में स्त्रियों का कोई गीत वादन जमता ही न था। मतलब जब गली में या मोहल्ले में कोई स्त्रियों का फंक्शन होता था, जब तक उनकी माँ और गली की मोहल्ले की स्त्रियाँ गाने बजाने को ना बैठे, जब तक मतलब उस चीज़ में मज़ा नहीं आता था उनको, जब तक उनका रंग जमता नहीं था। उनकी माँ भी गाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट थी, अर्थात उसको पूरा परिवार ही गाने संगीत से बहुत प्रेम करते थे। क्योंकि मैं अपने माता पिता की अकेली संतान था, इसलिए उनकी अन्य सब चीज़ों के साथ संगीत भी मुझे विरासत में मिला था। जैसे कि कहते नहीं है कि पीढ़ियों से जो काम चला आता वो करते ही रहते हमेशा। जैसे पीढ़ियों से कोई किसी चीज़ की पूजा करती रहो तो सभी लोग करते रहते। इसी तरह से ये है कि जब संगीत
उनकी पीढ़ियों से चला आ रहा था, तो इसको भी संगीत से लगाव हो गया। जब सभी लोगों को संगीत पसंद होगा तो सब लोग देखेंगे सुनेंगे, तो बच्चे भी उसी चीज़ में इंटरेस्ट लेने लगते थे। तो उसी विरासत में से यही कहा गया, मतलब जमाने से मिलाया, इसलिए अन्य सब चीज़ें साथ संगीत भी मुझे विरासत में मिला था। इसी बपौती के कारण, बपौती मतलब इसी पुरखों के कारण अपने संगीत के घंटे का मॉनिटर बनता था। मतलब वह अपने जो उनके यहाँ जो उसको संगीत से लगाव था, उसने क्या सोच लिया, तो उसके मॉनिटर सा बन गया था, संगीत के लगाव का मॉनिटर बनता था। और गणेश चतुर्थी के अवसर पर जब हमारे नगर में गणेश चतुर्थी जब होती है तभी के बाद, तो गणेश चतुर्थी के अवसर पर जब हमारे नगर में विद्यालय की गाती बजाती शोभा यात्रा निकलती थी, मतलब विद्यालय से गाती हुई बजाती हुई शोभा यात्रा निकलती थी गणेश भगवान की, तो मैं उसका बनचट्टा बनाया जाता था। तो मैं उसका बनचट्टा बनाया, मतलब मालिक बनाया जाता था गाने बजाने का। लेकिन मेरा यह संगीत ज्ञान मुझे विद्यालय के सभा समारोह में कोई महत्वता नहीं दिला सका। लेकिन जो ये संगीत था, मुझे विद्यालय से कोई भी ऐसी सभा समारोह को महत्वता नहीं दिला सका कि ये बहुत अच्छा एक महत्विक इंसान है, इसको बहुत अच्छा गाना आता है, बजाना आता है। मुझे किसी समारोह में संगीत सुनने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। मतलब इतना अच्छा संगीतकार होने के बावजूद भी उसे एक अच्छे गायक, स्कूल में एक अच्छे गायक बजायक का दर्जा नहीं दिया गया, और ना ही किसी स्कूल के समारोह में संगीत सुनने के लिए कोई भी आमंत्रण नहीं किया जाता था। यह मेरे साथ सरासर अन्याय था। मतलब जब अच्छा गा बजा ले उसको फिर ना बुलाया जा, तो ये अन्याय की बात तो है, बिल्कुल गलत बात है। तो यह उसके साथ क्या हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो उसको लग रहा था कि मेरे साथ अन्याय हो। और जहाँ तक याद पड़ता है कि जानबूझ तो मेरे अन्याय को बचपन से ही सहन नहीं किया। तो मतलब कोई चीज़ जानबूझ के ना करना उसको बचपन से भी सहन नहीं था, कि मैं कोई चीज़ जानबूझ के करे, तो उसको बचपन में भी सहन नहीं था। तभी मैंने देखा कि लोगों के मन में संगीत से अधिक कविता की कद्र है। अभी उसने देखा कि लोगों के मन में संगीत से ज़्यादा कविताओं की कद्र है। तभी मैंने देखा कि लोगों के मन में संगीत से अधिक कविताओं की कद्र है। तो मैंने पाया कि मेरे साथी लड़कों को संगीत सुनने के लिए तो नहीं, पर कविताएं सुनने के लिए बड़े चाव से आमंत्रित किया जाता था। मतलब उसने कहा कि मतलब जो गांव के लोगों को संगीत से ज़्यादा कविताओं की कदर है, मतलब संगीत को इतनी कदर नहीं करते जितनी कविताओं की। तो मैंने पाया कि मेरे साथी लड़कों को संगीत सुनने के लिए तो नहीं, मतलब उसने संगीत सुनने के लिए तो कभी नहीं बुलाया, लेकिन कविताएं सुनने के लिए बड़े चाव से आमंत्रण किया जाता था। मतलब जिसको भी कविता सुननी होती तो उसको बड़े अच्छे ढंग से आमंत्रण किया जाता था। फिर यह भी देखा कि अच्छे बुरे की आदर अनादर की सूचना तालियों द्वारा ही प्रकट होती थी। मतलब फिर ऐसे मालूम पड़ जाता था, यदि अच्छी कविता है तो अच्छी ज़्यादा तारीफ होगी, तालियां बजेंगी, यदि वो अच्छी नहीं है तो उसके अनादर हो जाएगा और तालियां भी नहीं बजेगा और सबका मन भी क्या हो जाएगा, बोर हो जाएगा। तो मैं देखता कि साथी लड़कों का संगीत सुनने के बाद तालियां की तड़तड़ाहट बड़ी छीड़ होती है। उसने देखा कि मतलब जो साथी हमारे संगीत की जो है उनकी तालियों की तड़तड़, मतलब इतनी अधिक तालियां बजी कि तड़ की आवाज़ आने लगी, और उसमें भी लड़के नहीं अध्यापक ही थोड़ा रस लेते थे। मतलब उसमें लड़के तो रस लेते नहीं थे, अध्यापक ही थोड़ा रस ले लेते थे, मतलब उसका आनंद ले लेते। मगर कविता के बाद जिस तरह तालियां के खाली बादल गरजते थे, जैसे जब संगीत गाना होता था तो उसमें लड़के तो कोई आनंद लेते ही नहीं थे, सिर्फ अध्यापक थोड़ा बहुत आनंद ले लेते। लेकिन जब कविता सुनाई, मतलब कविता की होती थी, तो कविता के बाद उसकी यार दोस्त तालियों की इस तरह से बजाते जैसे कि बादल क्या हो रहे हैं, गड़गड़ा रहे हैं, गरज रहे हैं। उन्हें देखकर मेरे मन में भी कविता सुनाने की लालसा उत्पन्न होने लगी। मतलब जो उसकी यार दोस्त ऐसी कविता कहते थे
तो जब तालियों की बरसात होती थी, मतलब उसको ऐसा लगता था मैं भी कविता सुनाने लगूं और मेरी भी कविता का क्या हो, आनंद लिया जाए, सबको अच्छी लगे, सबको इसी तरह से उसका उल्लास मतलब की करे। तो उसके मन में भी ये कविता सुनाने की लालसा उत्पन्न होने लगी। उसके मन में लेखक के मन में भी कविता सुनाने की लालसा उत्पन्न होने लगी। देखिए आज के लिए आपका इतना ही है होमवर्क, इसके आगे हम आपको कल कराएंगे। तो सभी लोग अपना अपना होमवर्क यहाँ तक कर लेना।